हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक होगा हमारा योर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, डिफरेंशिएबिलिटी को कई बार डेरिवेटेबिलिटी भी लिखा जाता है। ओके, डिफरेंशिएबिलिटी को कई बार हम डेरिवेटेबिलिटी भी लिखते हैं। तो चैप्टर का नाम होगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी या कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटेबिलिटी। ओके, तो डेरिवेटिव्स आपने थोड़ा सा फिजिक्स में आपने पढ़ा है, व्हाट आर डेरिवेटिव्स। ओके, तो थोड़ा सा हमने कॉन्टिन्यूटी के बारे में क्लास 11th में भी पढ़ा था। आपने लिमिट्स के बारे में पढ़ा था, लिमिट्स हमने डिफाइन किया था कि व्हाट इज़ कॉन्टिन्यूटी, और कॉन्टिन्यूटी से हमने डिफाइन किया था कि व्हाट इज़ डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, तो हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, थोड़ा सा लिमिट्स के बारे में देखेंगे, फिर कॉन्टिन्यूटी को डिफाइन करेंगे, फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी को डिफाइन करेंगे। तो इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट विल बी कॉन्टिन्यूटी, सेकेंड हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, थर्ड हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, and next one will be application of derivatives। ओके, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे पूरे चैप्टर को, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये एक्चुअल में जो आप डिफरेंशिएशन करते हो उसमें मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में पढ़ी जाएगी। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स होगा, जो भी एप्लीकेशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, एरिया, ग्राफ, टेंजेंट, स्लोप, वो सब पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। continuity कि how a function is defined to be continuous, what are its properties, or and how we can check that the given function is continuous or not, and differentiability will be whether a function is differentiable and what are the properties that makes a function differentiable। continuity और differentiability में आपस में relation क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, तो continuity से स्टार्ट करने के लिए आज हम continuity से स्टार्ट करेंगे। continuity को समझने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ पता होनी चाहिए दैट इज़ लिमिट्स। ओके, लिमिट्स जो आपने क्लास 11th में पढ़ी है, व्हाट आर लिमिट्स। लिमिट इज़ कि अगर आप किसी फंक्शन को, लेट अस सपोज मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, और उस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बनाया मैंने। ओके, लेट दिस बी पॉइंट x इज इक्वल्स टू ए, लेट दिस बी पॉइंट x इज इक्वल्स टू, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो अगर आप x इज इक्वल्स टू ए को अप्रोच करोगे LHS से, और x इज इक्वल्स टू ए को अप्रोच करोगे RHS से, दिस इज व्हाट विल बी, दिस विल बी राइट हैंड साइड, दिस विल बी लेफ्ट हैंड साइड। तो मतलब अगर आप RHS से अप्रोच कर रहे हो तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट लिमिट व्हेन वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द फंक्शन x इज इक्वल्स टू ए फ्रॉम राइट हैंड साइड। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हमने दो चीज़ें डिफाइन की थी क्लास 11th में, that will be right hand limit RHL, that is right hand limit, and what it will be limit x tending to a positive। right hand limit means आप x की तरफ से x इक्वल्स टू ए पे आ रहे हो, कहाँ से, x पॉजिटिव की तरफ से, यानी कि बड़ी सी छोटी वैल्यू के लिए आ रहे हो। लिमिट x टेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, दिस विल बी कॉल्ड एज RHL। इसे हम कैसे कैलकुलेट करते थे, राइट हैंड लिमिट इज कैलकुलेटेड एज लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, एंड सिमिलरली देयर इज अ लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट how it is calculated, it is limit x tending to a negative of fx। okay, limit x tending to a negative of fx। okay, तो आप इसे ये भी लिख सकते थे, इसे मैं ये भी लिखता था, आपको याद होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, एंड दिस कुड बी एक्सप्रेस्ड एज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच, कि a प्लस एच पे चले गई और फिर आपने h को टेंडिंग टू 0 कर दिया, और यहाँ पे क्या किया आपने, a माइनस एच पे चले गए और आपने h टेंडिंग टू 0 कर दिया। तो दिस विल बी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस विल बी right hand limit over there। okay, so this is how the limit of a function is defined। okay, so next thing was to evaluate, how to evaluate different kinds of limits। आपको limits को
एवेल्यूएट कैसे करना है उसके मेथड्स आपको रिकॉल करने होंगे। तो फर्स्ट मेथड टू इवेल्यूएट द लिमिट वाज डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन। ओके, तो फर्स्ट मेथड वाज डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कि आप डायरेक्ट एक्स इज इक्वल्स टू ए रख के देखो, अगर आपके पास कुछ डिफाइंड वैल्यू आ रही है तो मीन्स लिमिट एग्जिस्ट, अगर नहीं तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो हम ये भी देख लेते हैं कि हाउ लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या था, हाउ लिमिट एग्जिस्ट क्या था इसके लिए कि एल एच एल शुड बी इक्वल्स टू आर एच एल शुड बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। दैट मीन्स लिमिट h tending to 0 f of a minus h must be equals to limit h tending to 0 f of a plus h that should be equals to f a। अगर ये तीनों कंडीशंस क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं, तब हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और ये चीज़ चेक करने का सबसे पहला तरीका क्या था, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि लेट देयर इज अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, check its limit at x is equals to 2, check its limit at x is equals to 2। तो आपको लिमिट पता करनी है, तो हमें पता है कि अगर हम डायरेक्टली x is equals to 2 रख देंगे तो दैट विल बी अ डिफाइंड वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ लिमिट एट x is equals to 2 विल बी सिंपली f2, तो दैट विल बी 2 into 2 plus 3, तो दैट विल बी equals to 7। तो वैल्यू ऑफ लिमिट एट x is equals to 2 that will be equals to 7। this is what is there in direct substitution। okay, the another method is rationalization का concept था। okay, second was rationalization कि अगर आपको कुछ rationalize करना पड़े तब भी हम कर सकते हैं in order to calculate the limit। okay, rationalize कर सकते हैं if there is any form like कुछ आपके पास ऐसा बने कि अंडर रूट्स आर इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन, तो दैट मीन्स वी हैव टू रैशनलाइज दैट। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। आपको पता है कि अगर आप एक्स इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो दिस विल बी 0.0 फॉर्म, तो ये क्या बन जाएगी 0.0 फॉर्म। और आपको याद होगा कि 0.0 फॉर्म क्या होता है, दैट इज़ एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। 0.0 इज़ एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एफ एक्स को रैशनलाइज करेंगे। ओके, तो हमने लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पुट करनी है, तो दिस विल बी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, 4 प्लस एक्स प्लस 2 एंड 4 प्लस एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई और क्या कर देंगे, डिवाइड। ओके, तो जब आप ये चीज़ करोगे तो आंसर विल बी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, दिस विल बी ए प्लस बी इंटू ए प्लस ए माइनस बी, तो दिस विल बी 4 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स इंटू 4 प्लस एक्स प्लस 2। ओके, तो 4 से 4 कैंसिल। नाउ व्हेन विल बी पुटिंग एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू again it will be sorry, this x and x will be cancelled, so this will be equals to 1 upon 2 plus 2, so that will be equals to 1 upon 4। so this will be the value of limit, and this is the way how to solve the limit by using rationalization। okay, तो एक और मेथड था आपके पास लिमिट्स को सॉल्व करने का, दैट मेथड वाज द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ओके, तो वो आप रिकॉल कर सकते हो, अगर आपके पास कोई बुक है +1 की तो आप उस वहाँ से रिकॉल कर सकते हो कि देयर वाज द कंसेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन आल्सो। ओके, फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज थे जो लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए, तो दैट वाज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स रेज टू द पावर n माइनस ए रेज टू द पावर n अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू n इंटू ए रेज टू द पावर n माइनस 1। ओके, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स रेज टू द पावर n माइनस ए रेज टू द पावर n अपॉन एक्स माइनस ए इज n इंटू ए रेज टू द पावर n माइनस 1। ओके, देन देयर वाज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 sin x upon x, that is always equals to 1। then there was limit x tending to 0 tan x
अपॉन एक्स दैट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूलाज थे जो हमने पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के फार्मूलाज हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। ओके, देन देयर वाज लिमिट x टेंडिंग टू 0 a रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a बेस। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। ये सारे स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं जो +1 में आपने पढ़े होंगे, लेकिन हमें यहाँ पे ये ज़रूरत पड़ेगी कॉन्टिन्यूटी को समझने के लिए, सो वी आर गोइंग टू राइट इट ओवर हियर। देन हमने पढ़ा था 6th and 7th द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल ऑपिटल रूल। एल ऑपिटल्स रूल, तो दैट वाज कि इफ लिमिट x टेंडिंग टू a fx अपॉन gx इज 0 अपॉन 0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, अगर ये दोनों चीज़ें बन रही हो तो दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंडिंग टू a fx अपॉन gx इज ऑल्सो इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू a f डैश x अपॉन g डैश x। ओके, तो ये भी आपने याद रखना है, एल ऑपिटल रूल, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर। लिमिट x टेंडिंग टू a fx अपॉन gx इज इक्वल्स टू, अगर ये 0.0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फार्मूला बन रहा है तो देन इट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू a f डैश x अपॉन g डैश x। ओके, दीज वर द मेथड्स हाउ टू कैलकुलेट द लिमिट। इनकी एप्लीकेशन है जो हम कंटिन्यूटी पढ़ते हुए डिस्कस करेंगे। अब हम एक्चुअली स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सिंपल सा मतलब है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हम उस फंक्शन को कहेंगे जिस फंक्शन का ग्राफ बनाते टाइम आपको पेन उठाना ना पड़े, दैट काइंड ऑफ फंक्शन विल बी कॉल्ड इट कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, तो बेसिक आप एक बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो कि इफ़ वी नीड नॉट टू पिक अप पेन while drawing graph of a function then it is continuous। अगर आपको पेन उठाना नहीं पड़ रहा उस फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए तो दैट काइंड ऑफ फंक्शन विल बी कॉल्ड कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर आपको कुछ पेन आपका उठ रहा है, देयर इज अ ब्रेकेज इन द ग्राफ, तो दैट काइंड ऑफ फंक्शन विल बी कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूस फंक्शन। एग्जांपल से लेके चलते हैं, आपको याद होगा आपने +1 ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा कि देयर इज अ फंक्शन साइन एक्स। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है अपने पास, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, याद होगा आपको कि साइन वेव कुछ ऐसा बनता है। ओके, तो क्या कहीं पे भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी तक जाते हुए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक क्या इस ग्राफ में कहीं भी ब्रेकेज आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही। तो वही से कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, के माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के इंटरवल में ही एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। उसी तरह से अगर मैं आपको कहूँ कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो उसमें भी कोई ब्रेकेज नहीं आएगी। आपको पता है कि दैट काइंड ऑफ फंक्शन विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, बट लेट अस सपोज मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू टेन एक्स। ओके, टेन एक्स का ग्राफ आप कैसे बनाते हो? टेन एक्स का ग्राफ हम कुछ ऐसे बनाते हैं कि इस तरह का ग्राफ बनता है टेन एक्स का। ओके, तो कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। नाउ दिस इज π/2 यानी कि 90 डिग्री एंड दिस इज -π/2 यानी कि -90 डिग्री। तो अगर हम देखें कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाओगे तो बहुत सारी ब्रेकेजेस आ रही हैं। तो मीन्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू टेन एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस ऑन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के लिए तो वो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है, क्योंकि उसके ग्राफ में क्या आ रही है, ब्रेकेज आ रही है। -π/2 पे भी आ रही है, π/2 पे भी आ रही है, देन 3π/2 पे भी आएगी, देन 5π/2 पे भी आएगी। तो इतनी सारी ब्रेकेजेस हैं, तो मीन्स द फंक्शन इज अ डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सिर्फ -π/2 से π/2 में बताओ, सिर्फ आप बताओ कि -π/2 से लेके π/2 तक क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तब उस पार्ट में कोई ब्रेकेज नहीं आ रही। ओके, ये भी इसमें पॉइंट है कि कॉन्टिन्यूटी इज डिफाइंड इन एन इंटरवल। आपको जिस इंटरवल में पूछा जाएगा सिर्फ आप उसी में बारे में
कॉन्टिन्यूटी डिफाइन कर सकते हो। आप पूरी की पूरी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के लिए हर बार नहीं डिफाइन करोगे। लेट अस सपोज यहाँ पे था, अब माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक भी ये कॉन्टिन्यूस है, माइनस पाई से लेके प्लस पाई बाय तक, माइनस पाई से प्लस पाई तक भी क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है। अगर हम tan x की बात करें, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के लिए तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, लेकिन अगर मैं माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के लिए बात करूँ तो दैट इज कॉन्टिन्यूस। तो विल से कि tan x इज कॉन्टिन्यूस ऑन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू तक वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अदरवाइज अगर हम पूरी ग्राफ पे देखें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए देखें तो दैट फंक्शन इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, दैट फंक्शन इज अ डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, तो दिस इज द प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कि अगर आपको उस फंक्शन के ग्राफ में कोई ब्रेकेज नहीं दिख रही तो दैट फंक्शन विल बी कॉल्ड कॉन्टिन्यूस, अगर ब्रेकेज दिख रही है तो दैट फंक्शन विल नॉट बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, दैट फंक्शन विल बी अ डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, तो एक और एग्जांपल से लेके चलते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। ओके, तो मॉड एक्स का ग्राफ आपने देखा होगा, मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, दिस वन। ओके, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। तो क्या कहीं पे कुछ आपको ब्रेकेज दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा, हमें कोई ब्रेकेज नहीं है इस पूरे ग्राफ में। तो विल से कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स इज अ continuous function on minus infinity to infinity. We will say कि fx is equals to mod x is a continuous function on minus infinity to infinity. Okay, so this is the practical meaning of what is a continuous function and what is a discontinuous function. Now we will try to find out कि mathematically इस चीज़ को कैसे explain करना है कि whether a function is a continuous function or discontinuous function. Okay, तो let us suppose मैं सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑन अ पॉइंट। ओके, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑन अ पॉइंट, देन विल डिफाइन कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कॉन्टिन्यूटी एट पर्टिकुलर पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी एट पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, लेट अस सपोज मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स और उसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है और इसकी कॉन्टिन्यूटी मुझे चेक करनी है एक्स इज इक्वल्स टू ए पे, इसकी मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। तो सिंपल सा अगर ग्राफ देख के बताना चाहूँ तो ग्राफ देख के मैं सिंपली बता सकता हूँ कि अगर एक्स इज इक्वल्स टू ए पे ग्राफ में ब्रेकेज नहीं है तो दैट मीन्स द फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, सिंपल मैं बता सकता हूँ कि अगर एक्स इज इक्वल्स टू ए पे ग्राफ में कोई ब्रेकेज नहीं है तो दैट काइंड ऑफ फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। लेकिन मैथमेटिकली इस चीज़ को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा, मैथमेटिकली मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि लेट देयर बी अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी एच। लेट अस सपोज हमारे पास एक बहुत छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी है एच। तो अगर मैं ए प्लस एच कर दूंगा तो मैं कुछ यहाँ पे आ जाऊँगा, मैं बहुत इनलार्ज्ड दिखा रहा हूँ, बहुत बड़ा दिखा रहा हूँ इसे। आप ये मानिए कि ए से जस्ट एक पॉइंट आगे क्या है ए प्लस एच, और अगर मैं उसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो हेयर विल बी ऑन ए माइनस एच। ओके, अब देखिए अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ ए प्लस एच पे और मैं एच को ज़ीरो बनाता जाऊँ, एच को ज़ीरो टेंड करूँ तो मैं किस तरफ आना शुरू हो जाऊँगा, इस तरफ। ओके, यानी कि ए से जस्ट थोड़ा सा आगे। अगर मैं इस एच को ज़ीरो करना शुरू करूँ तो मैं इस तरफ आता रहूँगा, और यानी कि ए से जस्ट थोड़ा सा पीछे, जस्ट थोड़ा सा पीछे, मतलब एक स्टेप और लिया तो मैं एक्स इज इक्वल्स टू ए पे पहुंच जाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे ए प्लस एच पे हूँ, ए प्लस एच का मतलब कि अगर मैंने एक स्टेप बैकवर्ड लिया तो मैं दोबारा एक्स इज इक्वल्स टू ए पे पहुंच जाऊंगा। ओके, ये मीनिंग है ए प्लस एच का और ए माइनस एच का। अगर मैं ए प्लस एच को ज़ीरो करूँ, एच में ए प्लस एच में एच को ज़ीरो करूँ और ए माइनस एच में एच को ज़ीरो करूँ, और मैं देखूँ कि मैं कहाँ पे पहुँच रहा हूँ और वो वैल्यू किसके बराबर आ जाए, एक्स इज इक्वल्स टू ए पे, यानी कि ये वाली वैल्यू आ जाए, मतलब ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली तीनों क्या कर जाएं, कोइंसाइड कर जाएं, तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं मैथमेटिकली कि द ग्राफ गिवन ओवर हियर इज कॉन्टिन्यूस, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू ए पे कोई ब्रेकेज नहीं आ रहा। इस चीज़ को करने का, लिखने का तरीका क्या होगा कि अ फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस ऑन एक्स इज इक्वल्स टू ए, एक्स इज इक्वल्स टू ए पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस रहेगा कब, इफ राइट हैंड लिमिट
is equals to left hand limit is equals to value of function at that point is equals to some finite quantity. अगर ये तीनों चीज़ें सेम आए और किन के बराबर आए, फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर आए, देन वी विल से द फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू ए. तो दैट इम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव is equals to limit x tending to a negative is equals to fa and this must be equals to some finite quantity. अगर हम सिंपल लिमिट के बारे में बात करें तो ये फाइनाइट क्वांटिटी होना ज़रूरी नहीं है. बिना फाइनाइट क्वांटिटी के अगर इन्फिनिटी भी आए तब भी चल जाता है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी के लिए दैट मस्ट बी सम फाइनाइट क्वांटिटी. अनदर कुड बी लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो. इसी चीज़ को लिखने का तरीका a प्लस एच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो f ऑफ a माइनस एच. दिस मस्ट बी इक्वल्स टू एफ ए. दिस मस्ट बी इक्वल्स टू सम फाइनाइट क्वांटिटी. ये भी आप लिख सकते हो. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो ये तीनों कंडीशन सेम ही चीज़ बोल रही हैं. अगर ये तीनों चीज़ें हमारे पास सेटिस्फाई हो रही हैं तो देन वी विल से द फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन. Otherwise will not the function will not be a continuous function over there. Okay, so that must be a defined function at that point. Okay, now this was a continuity at a particular point. Now we say continuity in an interval. Continuity in an interval. कॉन्टिन्यूटी एंड इंटरवल कैसे डिफाइन करते हैं. लेट देयर बी अ फंक्शन एफ एक्स सेम एज अ प्रीवियस एग्जांपल. लेट अस सपोज हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स है जिसका ग्राफ कुछ ऐसा है. ये पॉइंट है एक्स इज इक्वल्स टू ए, ये पॉइंट है एक्स इज इक्वल्स टू बी. ओके, ये पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू ए, ये पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू बी. आप लिखे कि कॉन्टिन्यूटी एंड इंटरवल तब डिफाइंड होगी इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन every point in A and B. A and B के बीच में जितने पॉइंट्स हैं अगर सब पे वो फंक्शन क्या है कॉन्टीन्यूस है, देन वी विल से द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस ऑन द इंटरवल A, B. ओपन इंटरवल पे ये तब होगा जब वो A और B के दोनों पॉइंट्स के जितने भी पॉइंट्स बीच में लाई कर रहे हैं सब पे क्या है ये कॉन्टीन्यूस है. लेकिन अगर यही पे क्या होता, क्लोज्ड इंटरवल ए और बी होता. क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल में मतलब समझते हो. क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है ए एंड बी आर इंक्लूडेड. ओपन इंटरवल का मतलब होता है ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड. तो अगर ये चीज़ हो तो ए और बी के अंदर तो क्या होना चाहिए, वो कॉन्टीन्यूस होना ही चाहिए. लेट अस सपोज हम क्या करेंगे कि पॉइंट मान लेंगे एक्स इज इक्वल्स टू सी और सी पे उसकी कॉन्टीन्यूटी दिखाएंगे. एक रैंडम पॉइंट मानेंगे सी और सी पे हम उसकी कॉन्टीन्यूटी दिखाएंगे. ओके, लेकिन अगर क्लोज्ड इंटरवल है तो क्लोज्ड इंटरवल क्या होना चाहिए, फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूस ऑन एवरी पॉइंट इन ए कॉमा बी. हर एक पॉइंट पे वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए. इट शुड बी. अब एक्स इज इक्वल्स टू ए पे बात करते हैं. एक्स इज इक्वल्स टू ए की अगर आप लेफ्ट साइड जाओगे तो वो तो अपनी नॉलेज में ही नहीं है. हम तो सिर्फ ए कॉमा बी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब इस कंडीशन में जो हमने यहाँ पे लिखी है इसमें हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, चली जाएगी. हमें सिर्फ ये तीन चीज़ें देखनी है. और उसी तरह एक्स इज इक्वल्स टू बी के लिए हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, बी प्लस एच नहीं देखना हमें सिर्फ अंदर वाली चीज़ देखनी है. तब ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, हमें सिर्फ ये चीज़ देखनी है. ओके, तो ए कॉमा बी क्लोज्ड इंटरवल के लिए दैट शुड बी कॉन्टिन्यूस ऑन एवरी पॉइंट इन ए कॉमा बी प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव शुड बी इक्वल्स टू एफ ए. दैट शुड बी सम फाइनाइट क्वांटिटी. एंड बी के लिए क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी नेगेटिव मस्ट बी इक्वल्स टू एफ बी. दैट मस्ट बी इक्वल्स टू सम फाइनाइट क्वांटिटी. बी के लिए आपको राइट हैंड लिमिट पता करने की ज़रूरत नहीं है और ए के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट पता करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, तो दिस इज हाउ टू चेक इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और नॉट. जो बेसिक कंसेप्ट होगा कॉन्टिन्यूटी का दैट विल बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट. लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है
तो अगर वो फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर है तो देन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू फाइनाइट क्वांटिटी देन द फंक्शन विल नॉट बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, तो विल से विद एन एग्जाम्पल से देखेंगे हम। लेट देयर बी अ फंक्शन एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स इफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो। लेट अस सपोज ये हमारे पास क्वेश्चन है, एफ एक्स की डेफिनेशन है एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन ज़ीरो, वन इफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो। लेट अस सपोज ये अपने पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो, इट इज़ वन इफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इट इज़ ग्रेटर एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो। डिस्कस इट्स कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। डिस्कस इट्स कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। हमें चेक करना है कि वेदर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो और इट इज़ डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए मुझे कितनी चीज़ें चाहिए? चार। एक तो मुझे वहाँ पे चाहिए राइट हैंड लिमिट, एक मुझे वहाँ पे चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट, एक मुझे चाहिए एफ ज़ीरो, एंड दे मस्ट बी इक्वल एंड दे मस्ट बी इक्वल टू सम फाइनाइट क्वांटिटी। यही कंडीशन थी अपने पास कि उनकी राइट हैंड लिमिट, उनकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उनकी वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट एंड फाइन दैट दे ऑल मस्ट बी इक्वल एंड दे मस्ट बी इक्वल्स टू सम फाइनाइट क्वांटिटी। ओके, तो सबसे पहले एफ ज़ीरो देखें। एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे वैल्यू हमें गिवन है वन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एफ ज़ीरो इज गिवन एज वन। अब हमें चेक करना है व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। ओके, यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एच ओवर देव। ओके, या आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हो कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। ओके, ये भी लिख सकते हो। अब देखिए, ज़ीरो नेगेटिव का मतलब कि ज़ीरो से थोड़ा सा पीछे। ओके, ज़ीरो नेगेटिव का मतलब ज़ीरो से थोड़ा सा पीछे। तो ज़ीरो पे तो वो एक्स इज इक्वल्स टू वन है, ज़ीरो से थोड़ा सा पीछे उसकी वैल्यू क्या बन जाती है? एक्स बन जाती है। ज़ीरो से थोड़ा सा पीछे उसकी वैल्यू क्या बन जाती है? एक्स बन जाती है। ज़ीरो से थोड़ा सा पीछे अगर उसकी वैल्यू एक्स बन जाती है तो मतलब ये चीज़ क्या बन गई? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो ऑफ एक्स, क्योंकि अभी एफ एक्स लेस देन ज़ीरो नेगेटिव पे क्या है? ग्रेटर टेंड्स टू ज़ीरो नेगेटिव पे क्या है? एक्स है, तो दिस विल बी एक्स। तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से इसमें ज़ीरो रख देते हैं तो आंसर विल बी ज़ीरो। सो द आंसर विल बी ज़ीरो ओवर हियर। ओके, तो अगर ये आंसर क्या बन जाएगा? ज़ीरो बन जाएगा, देन हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देन हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट के बारे में। राइट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो पॉजिटिव। अब ज़ीरो पॉजिटिव देखो, ज़ीरो पॉजिटिव मतलब ज़ीरो से आगे, तो एक्स ग्रेटर देन जब ज़ीरो हो जाता है तो क्या कौन सी ब्रांच आती है? एक्स स्क्वायर। तो मतलब ये क्या चीज़ बन गई? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो पॉजिटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से ये भी क्या बन गया? ज़ीरो बन गया। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो पॉजिटिव से ये क्या बन गया? ज़ीरो। अब ये देखिए चीज़, एल एच एल की वैल्यू क्या आ रही है? ज़ीरो। आर एच एल की वैल्यू कितनी आ रही है? ज़ीरो। लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट कितना गिवन है हमें? वन गिवन है। एल एच एल की वैल्यू ज़ीरो है, आर एच एल की वैल्यू ज़ीरो है, बट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट इज गिवन टू बी वन। तो तीनों चीज़ें फाइनाइट तो हैं लेकिन तीनों चीज़ें मैच नहीं कर रही, तो मीन्स द फंक्शन इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, द आंसर विल बी द फंक्शन इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, तो अब इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं कि ग्राफिकली हम इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ग्राफिकली एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इस चीज़ का ग्राफ बना के देखेंगे। ओके, तो इसी चीज़ का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो हमारे पास यही फंक्शन क्या था? एफ एक्स था, एक्स फॉर एक्स लेस देन ज़ीरो इट वॉज एक्स इफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो, वन at x is equals to 0, x square for x greater than
0. This was the definition of the function k. It is x if x is less than 0, it is 1 at x is equals to 0, and it is x square if x is greater than 0. ओके, हमने देखा कि राइट हैंड लिमिट इसकी कितनी आई 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी कितनी आई 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 कितनी है 1 है. तो ग्राफ बना के देखें तो अब देखिए, अगर राइट हैंड लिमिट 0 है तो मतलब जब आप 0 को अप्रोच करोगे, एक्स एक्सिस पे 0 को अप्रोच करोगे तो आप जाओगे तो कहाँ पे 0 पे ही जाओगे. और उसी तरह से अगर LHL 0 है तो अगर आप इस साइड से आओगे, नेगेटिव साइड से आओगे एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे, तब भी आप कहाँ पे आओगे 0 पे आओगे. ओके, अब देखिए, अगर x ग्रेटर देन 0 है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये कौन सी चीज़ फॉलो करता है x. एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या सोचना है कि दिस इज रिटन एज y इज इक्वल्स टू एक्स. कैसे लिखा है ये, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स लिखने का मतलब है y इज इक्वल्स टू एक्स. तो y इज इक्वल्स टू एक्स क्या होता है, हमेशा एक लाइन होती है विद स्लोप 45 डिग्री विद एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री, तो इट विल बी लाइक दिस. तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरह का. अच्छा, एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या है, y इज इक्वल्स टू 1, तो मतलब वहाँ पे वैल्यू कितनी है ये वाली. तो मतलब ये वाली चीज़ क्या रहेगी, एम्प्टी. एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे उसकी वैल्यू क्या है 1, दिस इज फॉर y इज इक्वल्स टू 1 ओवर देयर. ओके, अब लेस देन 0 के लिए था, सॉरी दिस वाज फॉर लेस देन 0, y इज इक्वल्स टू x इज फॉर x लेस देन 0, तो दिस विल बी द केस. ओके, सो दिस विल बी द लाइन. x इज ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, ये x स्क्वायर है, तो दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर. तो y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर क्या होता है, दैट इज अ पैराबोला. तो दिस ये हमने गलत बनाया. y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक पैराबोला होता है. तो फ्रॉम x ग्रेटर देन 0 इट विल बी अ पैराबोला, इट विल बी अ पैराबोला. तो क्या हुआ, आप देखिए, जब हम नेगेटिव साइड से आ रहे हैं तो ये साइड, तो ये लाइन तो क्या थी, एक कॉन्टिन्यूस थी. यहाँ पे जाके क्या आया, ब्रेकेज आया. ब्रेकेज क्यों, क्योंकि एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे जो लिमिट है वो तो क्या आ रही है 0, यानी कि आप यहाँ पे पहुँचोगे, लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, यानी कि आप यहाँ पे पहुँच जाते हो. उसके बाद ये दोबारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है. तो ये एक्सप्लेन करता है कि द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 ओवर देयर. ओके, तो हम क्या कह सकते थे, अगर आपसे पूछते पता करो कि भाई एट एक्स इज इक्वल्स टू -1, तो -1 पे कोई दिक्कत ही नहीं है, ग्राफ कॉन्टिन्यूस है तो मीन्स द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस. एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है, बिकॉज ये दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, ब्रेकेज आ रही है ग्राफ में, तो फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस. ओके, अगर यही पे एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे ही आपको वैल्यू क्या दे देते 0, अगर फंक्शन को रीडिफाइन करके हम वैल्यू क्या बना दें 0, देन द फंक्शन विल बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन. ओके, तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि ग्राफिकली आपको किस तरह की डिसकॉन्टिन्यूटी दिखेंगी. लेट अस सपोज ये एक्स इज इक्वल्स टू ए, ये भी एक ग्राफ है. मैं क्या कहूँ कि यहाँ पे वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है. ठीक है, दो तरह के आपको सर्कल्स दिखेंगे, ओपन सर्कल एंड क्लोज्ड, डार्क सर्कल एंड हॉलो सर्कल. इसका मतलब है कि वैल्यू इज़ डिफाइंड एट दैट पॉइंट, वही वैल्यू है. इसका मतलब है कि वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड एट दैट पॉइंट, अगर मतलब इस पॉइंट पे वैल्यू नहीं है तब ये क्या बन जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस. अगर इस पॉइंट पे ना होने की जगह पे वो यहाँ पे हो वैल्यू, एक्स इज इक्वल्स टू ए पे ये वाली वैल्यू नहीं है, ये वाली वैल्यू, अगर आप RHL से जाओगे तो आप यहाँ पे पहुँचोगे, LHL से जाओगे तो यहाँ पे पहुँचोगे, लेकिन वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो दैट मीन्स द फंक्शन इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन. तो इस तरह के आपको ग्राफ्स मिलेंगे एक डिसकॉन्टिन्यूटी के लिए, एक डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन के. ओके, तो इसकी डिटेल्स हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे. होप आप आज आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट एक्चुअली कॉन्टिन्यूटी, कंसेप्ट कॉन्टिन्यूटी इज़, के कॉन्टिन्यूटी को एक्चुअली हम समझते कैसे हैं. ओके, तो उसे मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना हम डिफरेंट क्वेश्चन से आगे आगे चलेंगे, जैसे आपको समझ आता जाएगा. 1 या 2 लेक्चर्स हम कॉन्टिन्यूटी पे इन्वेस्ट करेंगे, देन विल मूव टू द डिफरेंशिएबिलिटी. थैंक यू.